नमस्कार साथियों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में हम आज का टॉपिक लेके आए हैं आपके पास में, दैट इज डायलिसिस। यानी कि आज का जो हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायलिसिस। अब बात आती है कि सर ये टीएनसी एक्सप्रेस क्या है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को पता नहीं है या उनको कंफ्यूजन होता है कि ये टीएनसी एक्सप्रेस है क्या चीज। तो दोस्तों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेस के द्वारा जो है वो एक टीएनसी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। उसमें हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। अब आप कहोगे कि सर टॉपिक तो वैसे भी शुरू कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन दोस्तों टीएनसी एक्सप्रेस में जो टॉपिक सेलेक्ट होता है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसी टॉपिक को हम टीएनसी एक्सप्रेस में सेलेक्ट करते हैं और उसी का जो है वो डिस्कशन करते हैं। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टीएनसी एक्सप्रेस के टॉपिक का कि वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड एग्जाम में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन होना चाहिए, या कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए। तो ये तो अच्छी बात है, यानी कि अगर टीएनसी एक्सप्रेस के टॉपिक को पढ़ लिया तो ये तो श्योर है कि हमारे पास में 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, चाहे वो नॉर्थ सेट हो, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो हमारे पास में एम्स हो, चाहे ईएसआई हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे हमारे पास में सीएचओ, कोई सा भी एग्जाम हो, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। दूसरी चीज, वो टॉपिक हार्ड होना चाहिए। इजी टॉपिक को नहीं लेंगे, क्योंकि इजी टॉपिक तो स्टूडेंट वैसे भी क्लियर कर लेता है या और कहीं से भी पढ़ लेता है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है वहां पढ़ लेता है या सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ लेता है। हमारे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि वो टॉपिक सबसे ज्यादा हार्ड होना चाहिए। उस हार्ड टॉपिक को आप हमारे पास में लाइए। मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं दोस्तों, सिर्फ 1 घंटा दीजिए, उसको हम परमानेंट आपकी सेकेंडरी मेमोरी में डाल देंगे। जिंदगी भर आप जो है वो नहीं भूलोगे, ये हमारा चैलेंज है। यानी कि उसको कंठस्थ करवाएंगे। पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो, वो कंसेप्ट यहां पे हम अप्लाई करते हैं। सॉरी। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कि हम कंप्लीट पैकेज करवाते हैं उसमें, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और नेक्स्ट इन फ्यूचर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उनके उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम जो है वो हमारी टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो शामिल करते हैं। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी नेक्स्ट टॉपिक होता है उसके बारे में कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक हमारे टीएनसी एक्सप्रेस में ये होना चाहिए। तो दोस्तों, जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे या हम कह सकते हैं कि जिस टॉपिक की मेजोरिटी या जिस टॉपिक के वोट सबसे ज्यादा होंगे उसी टॉपिक को हम टीएनसी एक्सप्रेस में शामिल करेंगे। क्लियर है? तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है और आज के हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस में टॉपिक रहेगा हमारे पास में डायलिसिस। आप और भी देख सकते हो, टीएनसी एक्सप्रेस में बहुत सारे जो है वो टॉपिक हमने जो है वो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। आप खुद असेस करेंगे कि उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा हमारे पास में बेसिक इंट्रोडक्शन। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा डायलिसिस। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि डायलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं और क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं वो लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है डायलिसिस जो है वो छोटा टॉपिक, हाँ ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, सबको पता है। लेकिन दोस्तों, मैं कहूंगा ड्यूअल टाइम क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, ग्राफ्ट क्या होता है, देन उसके बाद में बहुत सारी चीजें, कितना टाइम लगता है, मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन आप बता सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हीमोडायलिसिस की क्या होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस की क्या होती है। तो इन सभी चीजों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये वाले, यानी कि इन के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चाहे फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो, चाहे आधे घंटे के अंदर क्लास कंप्लीट हो, चाहे 1 घंटे के अंदर, हम ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में डायलिसिस होता क्या है। बहुत सारे लोगों को जो है वो डेफिनेशन ही जो है वो क्लियर नहीं आती है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि किडनी का जो है वो सब्स्टिट्यूट है। भाई किडनी का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये रियल डेफिनेशन नहीं है। रेनिन हार्मोन सीक्रेट करता है किडनी, क्या डायलिसिस से रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है? इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या इरिथ्रोपोइटिन डायलिसिस से होता है? जी नहीं दोस्तों। तो सब्स्टिट्यूट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें शार्प जो स्टडी है वो हम टीएनसी एक्सप्रेस में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इंडिकेशन कि डायलिसिस जो है वो कौन सी कंडीशन में किया जा सकता है
और कौन सी कंडीशन में कौन सा डायलिसिस जो है वो हमारे लिए बेटर रहेगा। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ डायलिसिस, या दूसरे शब्दों में कहें टाइप ऑफ डायलिसिस। उसमें हम देखेंगे कि डायलिसिस की जो है वो कितने टाइप हैं। बेसिकली इसके जो है वो दो टाइप होते हैं, एक हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। पहले हम हीमोडायलिसिस के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे, उसके प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में देखेंगे और दोनों के बाद में जो है वो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर्स दोनों को अलग अलग लेंगे। हीमोडायलिसिस किस तरीके से किया जाता है उसको देखेंगे और पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो किस तरीके से किया जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन। दोनों के कॉम्प्लिकेशन जो है वो अलग अलग होते हैं। हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करने के बाद हम पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों के। हर चीज का दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज हो, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होता है। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि हीमोडायलिसिस का जो है वो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और पेरिटोनियल डायलिसिस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद लास्ट में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। और जो हम एमसीक्यू लेके आए हैं दोस्तों, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ के साथ उस एमसीक्यू में हम ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो हम यहां पे लेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पास में टॉपिक डायलिसिस। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में इंट्रोडक्शन में। तो दोस्तों डायलिसिस होता क्या है? सबसे पहले जो है वो हमारे पास में सीधा ही एक मीनिंग आता है कि डायलिसिस क्या होता है। तो दोस्तों डायलिसिस जो है वो एक सब्स्टिट्यूट होता है किसका? ब्लड को प्यूरिफाई करने का, नॉट फॉर द किडनी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायलिसिस जो है वो किडनी का सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल किडनी का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन प्योर तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों किडनी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि किडनी जो है वो क्या क्या करती है? ब्लड को फिल्टर भी करती है। ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ जो है वो बहुत सारे एंजाइम है, जैसे रेनिन का सीक्रेशन करती है। उसके साथ साथ इरिथ्रोपोइटिन है, इरिथ्रोपोइटिन जो है वो सीक्रेशन करती है। तो ये इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, ये जो है वो हमारे पास डायलिसिस में नहीं होगा। हाँ, ब्लड को फिल्टर करेगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने का काम हमारे पास किसमें होता है? डायलिसिस में होता है। ये डेफिनेशन आपकी जो है वो एग्जैक्ट सही है। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि डायलिसिस क्या है? टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। यानी कि किडनी का एक काम होता है, किडनी बहुत सारे काम करती है, उसमें एक काम किडनी का होता है कि किडनी भी हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। तो डायलिसिस में भी हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हम बाहर निकालते हैं। बाकी किडनी के पूरे फंक्शन नहीं करती है। किडनी तो रेनिन का भी सीक्रेशन करती है, इरिथ्रोपोइटिन का भी सीक्रेशन करती है। तो रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन जो है वो हमारे पास डायलिसिस में नहीं होता है। तो डायलिसिस की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई हमारे पास में, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो होती है हमारे पास में डायलिसिस। बेसिकली कौन से प्रोडक्ट रिमूव करते हैं? यूरिया करते हैं, क्रेटिनिन करते हैं, यूरिक एसिड करते हैं, एक्सेसिव पोटेशियम करते हैं। तो इन सब का जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का जो है वो रिमूवल किसके द्वारा करते हैं? हम डायलिसिस के द्वारा करते हैं। अब बात आती है कि डायलिसिस का जो है वो चलन क्यों आया? डायलिसिस का कोई जो है वो सिंपल डेफिनेशन पता चल गई आपको अब तक, ठीक है। बहुत सारे डेफिनेशन आपको ये नहीं करनी है कि इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ किडनी फंक्शन। जी नहीं दोस्तों, किडनी फंक्शन का कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिखते हो तो आपको ये चीज जरूर लिखनी पड़ेगी कि कंप्लीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन का, या हम कहें कि रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट का ही आता है, बाकी चीज का नहीं आएगा। रेनिन का सीक्रेशन नहीं होगा, इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन नहीं होगा। हाँ, जो फिल्टर करने का प्रोसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का प्रोसेस है, वो हमारे पास में जो है वो डायलिसिस के थ्रू करते हैं। तो ये हमारे पास में सिंपल इंट्रोडक्शन आ गया डायलिसिस का। अब बात आती है दोस्तों इंडिकेशन। अब बात आती है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों?
इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस कंडीशन में हम डायलिसिस करते हैं। अब तक तो ये चीज आ गई कि हमने देख लिया है कि भाई हमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, तो किस कंडीशन में करते हैं। पहली जो मेन कंडीशन आती है दोस्तों वो आती है क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि हमारी किडनी जो है वो कंप्लीटली अपना फंक्शन जो है वो बंद कर दें तो हम जो है वो डायलिसिस करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास में एक्यूट किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी डिजीज क्या होती है, सडनली कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मान लीजिए किसी भी तरीके से हमें लगता है कि अब किडनी जो है वो थोड़े समय के लिए या 2-4 दिन के लिए हमें किडनी को जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती, किसी भी सर्जरी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कुछ समय के लिए अगर किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी डिजीज। तो एकेडी में और सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, इन दोनों कंडीशन में जो है वो हम डायलिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिमूव ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। कई बार क्या होता है कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम है, जो हमारे ब्लड का एक्सेसिव वॉल्यूम है, उसको रिमूव करने के लिए जो है वो हम कर सकते हैं क्या चीज, डायलिसिस। नेक्स्ट क्या आ जाती है दोस्तों, पॉइजनिंग, यानी कि ऐसी कंडीशन या जिससे हमारे ब्लड के अंदर जो है वो पॉइजन चला गया है या पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर चला गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायलिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन थे किस किस कंडीशन में हम डायलिसिस कर सकते हैं। पहली चीज कहती है हमारे पास में एक्यूट किडनी डिजीज, यानी कि सडनली अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया है कुछ समय कुछ दिन के लिए, उसको बोलते हैं एक्यूट, तो वहां पे हम जो है वो डायलिसिस कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कि किसी भी तरीके से मान लीजिए एक्सेसिव वॉल्यूम बढ़ गया, हमारे ब्लड में जो है वो वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए, अब ब्लड तो नहीं फेंक सकते ना, मान लीजिए हमारे ब्लड में जो है वो बहुत ज्यादा वाटर बढ़ गया है या बहुत सारे और सब्सटेंसेस बढ़ गए हैं, तो अब ब्लड को तो बाहर नहीं फेंक सकते। अगर आप टोटली ब्लड को जो है वो बाहर निकालोगे तो उसके साथ साथ WBC, RBC, प्लेटलेट भी आएगी, तो हमें WBC, RBC, प्लेटलेट और ग्लूकोज को बाहर नहीं निकालना, हमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेसिव वॉल्यूम है दैट इज वाटर, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डायलिसिस के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट, पॉइजनिंग, ऐसे कोई सब्सटेंसेस या ऐसी कोई चीजें जो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो चली गई है या ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी को जान का खतरा भी है, इंसान की जान जा सकती है, तो उसको बचाने के लिए जो है वो हम डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। मान लीजिए किसी पर्सन की किडनी कंप्लीटली जो है वो फेल हो चुकी है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया गया है, उसकी किडनी को हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज, इसके अंदर क्या होता है कि GFR जो है वो कितना रह जाता है, 10 to 15 ml पर मिनट, इतना ही अगर GFR रह जाता है तो उसको बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में नॉर्मल GFR की हम बात करें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो कितनी होती है दोस्तों, 125 ml पर मिनट, लेकिन अगर ये डिक्रीज होती हुई जो है वो कितनी आ जाती है, 10 to 15 ml पर मिनट आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि रीनल ने जो है वो काम करना बंद कर दिया है, उसने जो है वो फिल्टर करना बंद कर दिया। उस कंडीशन में भी जो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम जो है वो डायलिसिस के लिए जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया और इंडिकेशन हो गया। अब बात आती है हमारे पास में मेथड्स की, कि कौन कौन से जो है वो मेथड्स होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें टाइप। तो दोस्तों दो प्रकार के जो होते हैं डायलिसिस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, ये दो तरीके के जो है वो हमारे पास में डायलिसिस आएंगे। एक आएगा हमारे पास में हीमोडायलिसिस और दूसरा आता है हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो नाम से पता चल रहा है, पहली चीज तो है कि नाम से पता चल रहा है, सारी चीजों को देखने के बाद आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। नाम है पहली चीज हीमोडायलिसिस।
डायलिसिस का मतलब समझ में आ गया। डायलिसिस का मतलब हो गया हमारे पास में कि रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इतनी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या है डायलिसिस का मतलब? रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लड से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। ये क्या हो गया दोस्तों? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है कि डायरेक्ट ब्लड से ही हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो ब्लड है उससे डायरेक्ट हम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। अब आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी कि डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होता है, ब्लड को लिया, उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकाला और वापस ब्लड को डाल दिया, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी होती है। पेरिटोनियल कैविटी कौन सी होती है? टोटल हमारी बॉडी में 4 प्रकार की कैविटी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है क्रेनियम कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और उसके बाद में जो है वो पेल्विस कैविटी। उनके अंदर जो है वो हमारे पास में दैट इज हमारे पास में एब्डोमिनल में हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जहां पे पूरे जो है वो एब्डोमेन के ऑर्गन जो है वो सैचुरेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है और सीरस मेम्ब्रेन होती है। इसके बारे में आगे पूरी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। पेरिटोनियम के माध्यम से, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट पहले पेरिटोनियम में आएंगे, पेरिटोनियम से जो है वो बाहर निकाले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर से रिपीट करो। हीमोडायलिसिस में तो क्या था कि हमने डायरेक्ट ब्लड को लिया और ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको लिया और बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या था कि पहले वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस में आएंगे? पेरिटोनियल कैविटी में आएंगे या पेरिटोनियल फ्लूइड में आएंगे, और उस पेरिटोनियल फ्लूइड को जो है वो हम बाहर निकालेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर है दोस्तों? चलो कोई नहीं, 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। इनके प्रोसीजर को ले लेते हैं, इसके इंडिकेशन जो है उसको ले लेते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को ले लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज को ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, जैसे ही मैंने आपको नाम से पता कर दिया कि हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो ब्लड को लिया जाता है और उससे जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर। तो दोस्तों हीमोडायलिसिस में क्या था? सबसे पहले 1943 में जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम्स जोहन काल्फ। विलियम जोहन काल्फ जो है वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है वो सबसे पहले इसको जो है वो डिस्कस किया था और इसको हीमोडायलिसिस के बारे में बताया था। इन्होंने जो है वो सबसे पहले, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो हीमोडायलिसिस को अप्लाई किया था। एक मशीन के द्वारा जो है वो इसको ब्लड को जो है वो डायरेक्ट जो है वो फिल्टर किया था। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन। इसके अंदर क्या करता है कि एक जो है वो हमारे पास में डायलाइजर होता है और उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। इसके द्वारा ब्लड को जो है वो फिल्टर किया जाता है। मैं आपको एक इमेज के द्वारा जो है वो इसको क्लियर करवाना चाहूंगा कि दोस्तों ये चीज आप देख रहे हो, ठीक है, ये चीज आप देख रहे होगे। यहां पे देखो, यहां पे एक पेशेंट है और पेशेंट में सबसे पहले जो है वेन के थ्रू जो है ब्लड इधर आ गया और वेन के थ्रू ये आ गया हमारे पास में ब्लड पंप। ये क्या करता है कि उस ब्लड को जो है वो खींचता रहता है और इस ब्लड को जो है वो यहां पे आ जाता है हमारे पास में एक हेपेरिन नीडल आ जाती है और ये जाता है हमारे पास में डायलाइजर में। ये जो चीज देख रहे हो दोस्तों, ये है हमारे पास में डायलाइजर, इसके द्वारा दिया जाता है। अब डायलाइजर में क्या होता है कि डायलाइजर में एक डायस्टेल फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, डायलाइजर में एक डायस्टेल फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। इसके द्वारा ये फिल्टर होता है और फिल्टर ब्लड जो है वो वापस किसके अंदर डाल दिया जाता है? ह्यूमन या पेशेंट के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो मशीन है, पूरी एक मशीन आती है, एक साइड से ब्लड जो है वो लिया जाता है, उसके बाद उसको जो है वो फिल्टर करके वापस डाल दिया जाता है। ये एक मोटा मोटी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब बात आती है इसकी जो है वो ब्रीफ स्टडी की। ब्रीफ में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे 3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक होता है डायलिसिस, एक होता है डायलिसिस, एक होता है डायलाइजर और एक होता है डायस्टेल फ्लूइड।
अब देखो इन तीनों को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायलिसिस क्या होता है दोस्तों। डायलिसिस होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलाइजर क्या हो गया? डायलाइजर एक तरीके से जो है वो हमारे पास में फिल्टर पेपर हो गया, या फिल्टर जो है वो मशीन होगी। जिस तरीके से आपने देखा था कि किडनी के अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलस होते हैं, और ग्लोमेरुलस से जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स ग्लोमेरुलस जो है वो एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को जब हम छानते हैं तो छलनी के अंदर चाय रह जाती है, बाकी जो लिक्विड सब्सटेंसेज है वो नीचे चला जाता है। ठीक उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि डायलाइजर जो है वो एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पंप है, उससे ब्लड जाता है। तो उससे जो एक्सेसिव अमाउंट में जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो हमारे पास में क्रेटिनिन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे वहां से जो है वो बाहर निकाल लिए जाते हैं, और उसके बाद फिल्टर ब्लड जो है वो वापस अंदर डाल दिया जाता है। क्लियर है? एक इमेज से आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास में डायलाइजर। ये जो आप चीज देख रहे हो ये है डायलाइजर। अब उसके बाद में लास्ट चीज आती है हमारे पास में डायस्टेल फ्लूइड, ठीक है, या डायलाइजर फ्लूइड भी इसको बोलते हैं। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, डायस्टेल फ्लूइड या डायलाइजर फ्लूइड। ये क्या करते हैं दोस्तों, एक साइड से जो है वो डायलाइजर फ्लूइड अंदर जाता है और दूसरी साइड से जो है वो बाहर निकलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस चलती है, इधर से फ्लूइड जाता है और दूसरी साइड से जो है वो निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो चलती रहती है। एक साइड से ब्लड जाता है, दूसरी साइड से जो है वो निकलता है, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या करती है कि एक तरीके से सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है। और ये जो हमारे पास में डायलाइजर है उसमें 3 प्रोसेस के द्वारा जो है वो फिल्टर होता है ब्लड। 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? एक होता है हमारे पास में ऑस्मोसिस, एक होता है इसमें डिफ्यूजन, और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन 3 प्रोसेस के द्वारा जो है वो हमारे पास में ब्लड का जो है वो फिल्टर होता है। 1 बाय 1 करके भी लेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये चीज जो है वो जरूर ध्यान रखना। 3 प्रोसीजर हमारे पास में जो है हेमोडायलिसिस में होती है। कौन कौन सी? पहली चीज ऑस्मोसिस होता है, दूसरा डिफ्यूजन होता है, और तीसरा जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। एक इमेज से आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी कि ये चीज देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में हैंड, जहां से एक साइड से जो है वो ब्लड लिया जा रहा है और दूसरी साइड से जो है वो ब्लड वापस डाला जा रहा है। क्लियर है? एक साइड से जो है वो ब्लड लिया जा रहा है, ये हो गए हमारे पास में आर्टरी, और नीचे वाले आ गए हमारे पास में वेन, जिससे ब्लड वापस जा रहा है। अब देखो 1 बाय 1 करके जो है वो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है उन सबको ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो है वो ब्लड यहाँ पे आता है। ये ब्लड जो है वो आने के बाद में यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, कि आर्टरी के अंदर जो है वो कितना प्रेशर या किस प्रेशर से जो है वो ब्लड आ रहा है। तो ये जो घड़ी देख रहे हो ये है आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर। उसके बाद आता है ये ब्लड पंप। ये ब्लड पंप क्या करता है कि ब्लड को जो है वो खींचता है, ब्लड को खींचता है और उसको आगे डायलाइजर में जो है वो डालता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारे पास में डायलाइजर। अगर आपने जो है वो डायलिसिस यूनिट में काम किया होगा तो ये चीज जो है वो जरूर देखी होगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स जो है वो बने हुए रहते हैं, और जैसे पेशेंट आता है तो ये डायलाइजर चेंज करके उसमें जो है वो हीमोडायलिसिस करते हैं। हो गया क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक आता है जिसमें एक सिरिंज लगी हुई देख रहे हो दोस्तों, ये होती है हमारे पास में हिपेरिन। अब हिपेरिन क्यों होता है दोस्तों? हिपेरिन जो है वो कंटिन्यूअसली डाला जाता है ताकि ब्लड जो है वो क्लोट ना हो। आपको पता है कि ब्लड जो है वो यहाँ पे बॉडी से बाहर आ गया, अगर बॉडी से बाहर आ गया तो आपको पता है कि ब्लड जो है वो क्लोट होने की संभावना है। तो हीमोडायलिसिस के अंदर जो है वो हिपेरिन पंप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिपेरिन पंप। यानी कि इसके अंदर जो है वो हिपेरिन कंटिन्यूअसली दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि ब्लड को जो है वो प्रिवेंट हो सके। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, मैं अभी सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां कैसे बनेंगे और कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। सारी चीज जो है वो क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद आ जाता है ये सीधा ब्लड चला जाता है हमारे पास में डायलाइजर के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है डायलाइजर। क्लियर हो गया? अब डायलाइजर में क्या होता है कि एक साइड से जो है वो फ्लूइड अंदर जाता है और दूसरी साइड से फ्लूइड जो है वो बाहर आता है। जैसे यहां से फ्लूइड अंदर जा रहा है और ये फ्लूइड ऐसे आता है, ब्लड इस तरीके से जाता है और फ्लूइड इस तरीके से आता है, नीचे वाले पोर्शन से जाता है और बाहर जो है वो निकल जाता है। इधर से फ्लूइड जाता है और बाहर जो है वो निकल जाता है। डायलाइजर प्रोसेस में जो है पूरे ब्लड का जो है वो प्यूरिफिकेशन होता है। डायलाइजर में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? एक होती है ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस, एक होता है हमारे पास में डिफ्यूजन, और एक होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये तीन प्रोसेस जो है वो हमारे पास में कहां पे होती है, डायलाइजर के अंदर। क्लियर है, यहां तक आ गया। उसके बाद में डायलाइजर से यहां से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो गया। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, यूरिया था, क्रेटिनिन था, यूरिक एसिड था, पोटेशियम था, या कोई पॉइजनस सब्सटेंस था, या एक्सेसिव वाटर था, वो सारा का सारा जो है वो यहां से निकल के आ जाता है। यहां पे निकल गया टोटल चीज, यहां से डायलाइजर के थ्रू जो है वो बाहर निकल गया। ये आता है हमारे पास में सीधा, ये आता है हमारे पास में एयर एम्बोलिज्म, ठीक है, या एयर डिटेक्टर। क्या आता है, एयर डिटेक्टर, यानी कि जो यहां पे ब्लड आया है उसके अंदर कोई एयर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे डायलाइजर में जो है वो एयर आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, तो यहां पे एयर नहीं है, उसके लिए जो है वो यहां पे फिल्टर लगा रहता है। जो भी एयर होती है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको निकाल देते हैं, और बाकी जो भी फिल्टर जो है वो हमारे पास में ब्लड जो है वो वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो आप कंप्लीटली प्रोसीजर देख रहे हो, ये है हमारे पास में हीमोडायलिसिस की। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखो हीमोडायलिसिस में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनको वन बाय वन करके जो है वो बता देते हैं। सबसे पहली चीज, हीमोडायलिसिस जो है वो एक फास्ट डायलिसिस प्रोसेस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो स्लो प्रोसेस होती है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको रिमूव करने के लिए जो है वो सबसे अच्छी साइट है। ठीक है, जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है, केराटिन, उसमें उतना इफेक्टिवली जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर सकते जितना कि हम हीमोडायलिसिस में कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि हीमोडायलिसिस के अंदर हमें एंटीकोगुलेंट जो है वो लेना पड़ता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमें एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे हमें एंटीकोगुलेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट आपस में नहीं होता है। लेकिन हीमोडायलिसिस के अंदर हमारे पास में ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। क्लियर है? तो यहां पे हिपेरिन चलता है। ये भी चीज जो है वो क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितना चलता है हिपेरिन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 25 जो है वो यूनिट आती है, सॉरी 2500 यूनिट जो है वो हमारे पास में इसमें आती है। वो हमारे पास में जो है वो हीमोडायलिसिस के अंदर हम देते हैं हिपेरिन की। क्लियर है? उसके बाद जो है वो हमारे पास में इसके अंदर एक चीज और पूछती है कि जब भी अगर कोई नर्स मान लीजिए किसी को जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस जो है वो करवा रही है, तो उसमें हमें जो है वो कौन सा एंटीडोट हमें अपने पास में रखना है। क्या है? कौन सा एंटीडोट जो है वो पास में रखता है? तो दोस्तों प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, प्रोटामीन सल्फेट जो है वो हमेशा जो है वो ड्रॉअर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रोटामीन सल्फेट के बारे में, और इनडायरेक्ट भी पूछा गया है कि अगर डायलिसिस चल रहा है तो कौन सा एंटीडोट जो है वो कबर्ड्स में होना जरूरी है। दोस्तों प्रोटामीन सल्फेट जो है वो जरूरी है। या डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हिपेरिन का जो है वो एंटीडोट कौन सा होता है। हिपेरिन क्यों यूज में लिया जाता है? हिपेरिन जो है वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, इसकी वजह से हिपेरिन जो है वो यूज में लिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास में डायलाइजर। डायलाइजर में जो है वो तीन चीजें प्रोसेस में आती है, एक ऑस्मोसिस आता है, एक डिफ्यूजन आता है, और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आता है। ये तीन प्रोसेस के द्वारा जो है वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड को जो है वो फिल्टर करने की कौन कौन सी प्रोसेस है। तो ये तीनों प्रोसेस है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया दोस्तों? उसके बाद ये ब्लड वापस आ जाता है, एयर डिटेक्टर लगा होता है, और वापस से ब्लड जो है वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। एक डायलिसिस के अंदर जो है वो कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों एक डायलिसिस के अंदर 2 to 4 आवर्स जो है वो लगते हैं। एक कंप्लीट हीमोडायलिसिस के अंदर जो है वो 2 to 4 आवर्स लगते हैं। और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम जो है वो कितनी बार डायलिसिस होता है, तो दोस्तों मैक्सिमम होता है 3 times in a week। 3 times in a week। ठीक है, 3 times in a week, एक सप्ताह के अंदर जो है वो 3 बार डायलिसिस जो है वो हम करवाते हैं। तो ये चीज थी हमारे पास में हीमोडायलिसिस की। क्लियर है जो दोस्तों? हीमोडायलिसिस आपका जो है वो क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें होती है। अब बात आती है कि हीमोडायलिसिस करते हैं, आपने यहां पे आर्टरी वेन के बारे में भी जो है वो डिस्कशन देख लिया कि आर्टरी से लिया जाता है, वेन से लिया जाता है। दोस्तों एक होती है टेम्परेरी साइट और एक होती है परमानेंट साइट। उसको हम ले लेते हैं। दो चीजें होगी, एक हो गया हमारे पास में टेम्परेरी साइट और दूसरी हो गई हमारे पास में परमानेंट साइट। तो उसको हम ले लेते हैं।
टेम्परेरी साइट में हम क्या करते हैं दोस्तों, टेम्परेरी साइट में होता है कि अगर किसी पर्सन को एक या दो बार ही जो है वो डायलिसिस किया जाना है, या मान के चलिए कि सिर्फ एक या दो बार डायलिसिस करवाना है, तो हम टेम्परेरी साइट को काम में लेते हैं। इसके लिए हम सब क्लेविकल वेन या फीमोरल वेन काम में लेते हैं। टेम्परेरी साइट के लिए जो हम सब क्लेवियन वेन या फिर फीमोरल वेन को जो है वो प्रेफर करते हैं। फीमोरल वेन, ये दो वेन जो है वो हम लेते हैं काम में अगर हमें एक या दो बार ही जो है वो डायलिसिस करना है। क्लियर है? एक या दो बार डायलिसिस किया, डायरेक्ट आपने जो है वो इन दोनों वेन के अंदर जो है वो कैथेटर डाल के आपने जो है वो डायलिसिस कर दिया। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्या है, सीकेडी है, क्रोनिक डिजीज है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी किडनी कंप्लीटली जो है वो खराब हो चुकी है, तो उसको किसी भी तरीके से जो है वो हम रिकवर नहीं कर सकते। उस बंदे को या उस क्लाइंट को जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा, और कौन सा, हीमोडायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम परमानेंट साइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसको दूसरे स्लाइड में ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, परमानेंट साइट बनाते हैं। और उसी परमानेंट साइट से जो है वो हम इसका डायलिसिस करते हैं। अब परमानेंट साइट बनाने के लिए हम दो चीजें काम में लेते हैं, एक होता है फिस्टुला और एक होता है ग्राफ्ट। आपने सुना होगा कि फिस्टुला बना दिया, अगर किसी क्लाइंट को या किसी पेशेंट को कंटिन्यूसली हीमोडायलिसिस करवाना है तो उसके लिए हम जो है वो एक फिक्स साइट बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं या तो फिस्टुला बना देते हैं या फिर जो है वो ग्राफ्ट बना दिया जाता है। दोस्तों, इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और दोनों में जो है वो कंफ्यूजन भी बहुत सारे बच्चों को होता है। लेकिन कंफ्यूजन और टीएनसी, इसका तो हमारे पे दूर दूर तक ही जो है वो संबंध नहीं है। ठीक है, तो दोनों को क्लियर कर लेते हैं। फिस्टुला बना दिया जाता है। फिस्टुला क्या होता है कि एक परमानेंट साइट बना दी जाती है, किसके लिए, डायलिसिस के लिए। उसमें क्या करते हैं, फिस्टुला के अंदर क्या करते हैं, अगर हम फिस्टुला की बात करें तो इसमें फिस्टुला की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो फिस्टुला की एक सिंपल डेफिनेशन होती है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू होलो ऑर्गन। देखो तो दोस्तों, फिस्टुला क्या होता है, अगर हम फिस्टुला की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो फिस्टुला होता है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन कोई भी हो सकता है, हमारी वेन भी होलो ऑर्गन है, आर्टरी भी होलो ऑर्गन है, इसोफेगस भी होलो ऑर्गन है, ये, और हमारे पास में यूरेथ्रा भी होलो ऑर्गन है, यूरेटर भी होलो ऑर्गन है, रेक्टम भी होलो ऑर्गन है। ठीक है, तो जैसे ट्रेकिया और इसोफेगस में मिलता है, ठीक है, ट्रेक्यू, इसोफेजियल, फिस्टुला। तो फिस्टुला मतलब होता है दो होलो ऑर्गन, ये कोई दो होलो ऑर्गन है, ये वाले, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो हो गया हमारे पास में फिस्टुला। तो यहां पे इस फिस्टुला का क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, आर्टरी और वेन, इन दोनों को जो है वो जोड़ दिया जाता है, आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एनास्टोमोसिस ऑफ आर्टरी एंड वेन, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं एवी फिस्टुला। क्या बोलेंगे, एवी फिस्टुला। आपने जो है वो काफी बार सुना भी होगा, लेकिन अब तक आपने सुना था, इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, आज सोच लो। ठीक है, एवी फिस्टुला होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला। ठीक है, सॉरी, आर्टरी वेन फिस्टुला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम आर्टरी और वेन को दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन बना देते हैं, और इस साइट को जो है वो हम यूज में लेते हैं। किसके लिए, हम इसको यूज में लेते हैं डायलिसिस के लिए। अभी आपको इमेज के द्वारा जो है मैं आपको सारी चीज जो है वो क्लियर करवा देता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में, देखो, एट्रियोवेनस फिस्टुला, एवी फिस्टुला, एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला क्या है, इसमें क्या क्या, देखो ध्यान से, आपको सारे डायग्राम में एक एक चीज दिख रही होगी। ये है हमारे पास में आर्टरी, जो पिंक वाली देख रहे हो ये है आर्टरी, और ये है हमारे पास में वेन। इन दोनों को आपस में जो है वो जोड़ दिया है, यानी कि किस तरीके से कर दिया है, ये हमारे पास में कोई एक आर्टरी है और ये ऐसे कोई आर्टरी है, और नॉर्मली उसके साथ साथ जो है वो पैरेलल क्या चलती है, वेन चलती है। यही तो होता है आर्टरी और वेन। अब इसमें क्या करते हैं, फिस्टुला के अंदर क्या करते हैं कि आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाती है।
ये जो स्ट्रक्चर बनी ये बन गई हमारे पास में फिस्टुला। क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया है कि फिस्टुला जो है वो क्या होता है। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड आते हैं। 1 बाय 1 करके बता रहा हूं और नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। सबसे पहले चीज आती है कि फिस्टुला जो है वो कौन सी साइट में बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नॉन डोमिनेंट हैंड में बनाते हैं। नॉन डोमिनेंट जो हैंड होता है उसमें बनाते हैं। मान लीजिए मैं राइट हैंडर हूं और गलती से मेरे को फिस्टुला बन जाए या बनाना पड़े, भगवान न करे ऐसा हो, तो लेफ्ट हैंड में बनाते हैं। यानी कि जिस पेशेंट का जो डोमिनेंट हैंड है उसको छोड़ दिया जाता है, नॉन डोमिनेंट हैंड में जो है वो फिस्टुला बनाया जाता है। क्लियर है। दूसरी चीज, फिस्टुला बनाने के बाद कम से कम जो है वो 4 to 6 वीक जो है वो उसको मेच्योर होने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज फिस्टुला बनाया और आज ही आपने इसको डायलिसिस के लिए जो है वो काम में लेना चालू कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, आज आपने जो है वो फिस्टुला बनाया, ठीक है, ये भी एक सर्जिकल ओपनिंग साइट है, आपने जो है वो फिस्टुला बनाया या किसी क्लाइंट ने फिस्टुला बनवाया, तो ऐसा नहीं है कि आज फिस्टुला बनाया और आज ही जो है वो उससे डायलिसिस चालू कर दो। जी नहीं दोस्तों, आज फिस्टुला बनाने के बाद कम से कम 4 to 6 वीक जो है वो वहां पे रेस्ट किया जाता है, तब जाके वो फिस्टुला जो है वो डायलिसिस के लिए मेच्योर होगा। क्लियर है। तीसरी चीज आ जाती है इसके अंदर कि जिस हैंड में फिस्टुला बना हुआ है उसमें न तो आपको पंचर करना है, नो इंजेक्शन, नो बीपी, नो इंजेक्शन, नो बीपी। ठीक है, जिस साइड से भी फिस्टुला बना हुआ है उस साइड आप कैनुला नहीं लगा सकते, उस साइड आप बीपी नहीं ले सकते और कोशिश करोगे कि उस साइड आपको टेम्परेचर भी नहीं लेना है, ना उससे पल्स लेनी है। तो ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जिस साइड से भी अगर आपके पास में कोई पेशेंट आ जाए और उसको किसी भी हाथ में, राइट या लेफ्ट किसी भी हाथ में अगर फिस्टुला है बना हुआ है, तो उस साइड आप कभी भी जो है वो बीपी, पल्स या आईवी कैनुलेशन नहीं करोगे। और ये बात पेशेंट को भी जो है वो स्ट्रिक्टली बताई हुई होती है। तो चीज क्लियर हो गया दोस्तों। ध्यान में इस चीज को ध्यान में रखना है, फिस्टुला हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में बनाया जाता है। दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि जो है वो मेच्योर होने में, आज फिस्टुला बना दिया है तो ये नहीं है कि सिर्फ आज ही मेच्योर हो गया, कम से कम 4 to 6 वीक के बाद में वो मेच्योर होता है और उस साइड से कभी भी बीपी, पल्स या आईवी कैनुलेशन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया चीज। ये चीज क्लियर होने के बाद चलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में फिस्टुला। क्लियर है। उसके बाद हमने साथ साथ देखी एक चीज ग्राफ्ट, कि ग्राफ्ट क्या चीज होती है। कोई बोलते हैं कि ग्राफ्ट बना दिया है, ठीक है, फिस्टुला बना दिया, फिस्टुला खराब हो गया, या कई बार डायरेक्ट ग्राफ्ट भी बना दिया जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि इस पेशेंट को कंटिन्यूअसली जो है वो डायलिसिस होना ही होना है, तो या तो उसमें फिस्टुला बना दिया या फिर उसमें ग्राफ्ट बना देते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ग्राफ्ट क्या चीज होती है। तो यहां पे तो क्या था, आर्टरी और वेन के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर दिया, जिसको बोलते हैं फिस्टुला। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ग्राफ्ट में आर्टरी और वेन के बीच में एक ऐसी ट्यूब बना देते हैं जिससे उन दोनों का कम्युनिकेशन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कोई ट्यूब, पॉलीवाइनल ट्यूब होती है, वाटरप्रूफ ट्यूब होती है, बहुत सारी ऐसी ट्यूब होती है, वो ट्यूब जो है वो यहां पे लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम ग्राफ्ट। ये देखो ध्यान से, आपको यहां पे पता चलेगा, ये यहां पे वेन है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये आर्टरी है, और दोनों के बीच में एक ट्यूब बना दी जिसको बोलते हैं एट्रियोवेनस ग्राफ्ट। इन दोनों आर्टरी और वेन को जोड़ दें तब तो क्या बन गया, फिस्टुला। लेकिन इन दोनों के बीच में, यूं समझ लिए, इन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक की जो है वो कोई ट्यूब लगा दी। वैसे प्लास्टिक की नहीं लगाते हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ट्यूब निकालते हैं, या मार्केट में जो है जैसे सबसे ज्यादा जो है वो गोरेटेक्स ट्यूब काम में आती है, ये भी जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये सिंथेटिक वाटरप्रूफ जो है वो फैब्रिक ट्यूब होती है, ठीक है, ये फैब्रिक ट्यूब जो है वो लगा दी जाती है, या फिर जो है वो बोवेन ट्यूब बोलते हैं। ये बोवेन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, गाय जो काऊ जो होती है उसकी कैरोटिड आर्टरी से जो है वो बनाई जाती है। तो ये ट्यूब जो है वो इस तरीके से लगा दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्राफ्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। हमेशा ध्यान में रखना है, फिस्टुला और ग्राफ्ट के बीच में, इसको भी मैच्योरेशन के लिए वही टाइम लगता है हमारे पास में 4 to 6 वीक, और इसमें भी वही सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। ग्राफ्ट कौन सी साइड में लगाएगा, नॉन डोमिनेंट साइड में लगाया जाता है। दूसरी चीज, नो पल्स, नो बीपी, नो इंजेक्टेबल, ये सारी चीजें।
नेक्स्ट वो 4 to 6 वीक जो है वो इसको प्रिपरेशन या मेच्योरेशन के लिए जो है वो लगता है। क्लियर हो गया, ये सारी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में कि दोनों के बीच में ये ग्राफ्ट भी बन गया और फिस्टुला भी बन गया। अच्छा, इसको देखने के लिए दो साउंड होते हैं, ठीक है ना, एक होता है थ्रिल साउंड होता है और एक होता है ब्रूट साउंड होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और 90% लोगों को जो है वो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों एक होता है ब्रूट, ठीक है, ब्रूट साउंड, और एक होता है थ्रिल। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन करके जो हो हम लेते हैं। दोस्तों ब्रूट साउंड जो है वो किस में देखने को मिलता है, ब्रूट साउंड जो है वो देखने को मिलता है फिस्टुला में, ये चीज ध्यान रखना। और थ्रिल्स जो है वो किस में देखने को मिलता है, वो मिलता है ग्राफ्ट के अंदर। तो पहली चीज तो ये डिफरेंस आ गई, क्लियर है। दूसरी चीज, ये जो है वो एक साउंड होती है, क्या होती है, ये एक साउंड होती है और ये जो है वो सेंसेशन होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, ये तो एक साउंड होगी, साउंड का मतलब कि कोई ना कोई जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस होगी, ये सेंसेशन होगा, यानी कि वाइब्रेशन होगा इसमें सिर्फ, और इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। इसको जो है वो हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, ऑस्कल्टेट जो है वो कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। आप दोनों में ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों के बारे में थोड़ा सा जो है वो जनरल बातें बताऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली क्या होता है कि ब्रूट साउंड क्या होता है कि दोनों आर्टरी और वेन का जो है वो हमने कम्युनिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, दोनों आर्टरी वेन का जो है वो हमने कम्युनिकेशन कर दिया। अब लेफ्ट, अब हमारे पास में आर्टरी से ब्लड आता है, हार्ट पंप करता है तो आर्टरी में ब्लड जाता है, आर्टरी में ब्लड जाएगा और उसके बाद वेन में ऑलरेडी ब्लड जो है वो फिल किया हुआ है, तो एक तरीके से वो झटका मारेगा। यूं समझ लीजिए कि कोई बैलून है और उस बैलून पे हम जो है वो पंच मार रहे हैं, तो उस तरीके से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूट साउंड। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, मैं आपको चीज बताता हूं, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इधर वेन है, दोनों का अब हमने कम्युनिकेशन कर दिया, आर्टरी और वेन, फिस्टुला में कर दिया ना, वैसे तो अलग अलग होता है लेकिन दोनों का हमने कम्युनिकेशन कर दिया। अब इधर से जो पंप मारेगा तो वो वेन में ऑलरेडी ब्लड जो है वो भरा हुआ है, वेन में आपको पता है सबसे ज्यादा ब्लड वेन में होता है आर्टरी के कंपेरिजन में, तो वो जाके एक तरीके से जंप करेगा, तो वो जो साउंड होती है उसको बोलते हैं दैट इज ब्रूट साउंड। और ये साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये साउंड प्रोड्यूस होती है वो चीज इंडिकेट करती है कि फिस्टुला जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। ब्रूट साउंड अगर प्रेजेंट है दैट इज नॉर्मल है, यानी कि फिस्टुला जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहा है। अगर मान लीजिए फिस्टुला ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका है या फिस्टुला सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वहां पे कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। क्या होगा, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थ्रिल क्या होता है, थ्रिल ग्राफ्ट के टाइम पे होती है। अब ग्राफ्ट में क्या होता है कि यहां पे एक पॉलीवायलेंट जो है वो ट्यूब बन गई, तो उसकी वजह से क्या करता है कि एक हल्का सा जो है वो पल्स की तरह हमें जो है वो सेंसेशन मिलेगा, तो ये सिर्फ सेंसेशन है और इसको हम फील कर सकते हैं। ये भी पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास में ग्राफ्ट जो है वो नॉर्मल है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ब्रूट और थ्रिल दोनों साउंड जो है वो अगर प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल इंडिकेशन है किसका, फिस्टुला एंड ग्राफ्ट का। क्लियर हो गया, कोई चीज का डाउट नहीं होना चाहिए और डाउट होना भी नहीं चाहिए, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो सीधी सी बात यही है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, हम एक बार नहीं 10 बार बताएंगे। सिंपल डेफिनेशन है, डायलिसिस के लिए पेशेंट तैयार हो गया, अब उसको लगता है कि उसको परमानेंटली जो है वो डायलिसिस है। अब हमें सपोज कीजिए कि हमें एक दिन पानी भर के लाना है तो हम कुएं से पानी ले आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि रोज ही पानी की जरूरत है तो हम डायरेक्ट नल लगा लेंगे। ठीक उसी तरीके से हमें लगता है कि अब इसको लाइफ लॉन्ग जो है वो डायलिसिस होना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट एक परमानेंट जो है वो साइट बना देते हैं। ठीक है, सर्जिकल साइट होती है, परमानेंट होती है। तो वो दो तरीके की होती है, एक होता है फिस्टुला, एक होता है ग्राफ्टिंग। फिस्टुला में तो हम क्या करते हैं कि आर्टरी और वेन को जो है वो आपस में जोड़ देते हैं। ये जो चीज देख रहे हो ये हो गई हमारे पास में फिस्टुला, आर्टरी और वेन को दोनों को जोड़ दिया और ये साइट जो बन गई वो हो गई फिस्टुला, जिसको बोलते हैं एवी फिस्टुला, एट्रियोवेनस फिस्टुला। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास में ग्राफ्ट। ग्राफ्ट में क्या करते हैं दोस्तों, एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट, जिसको बोलते हैं एट्रियोवीनस ग्राफ्ट। ठीक है, एवी ग्राफ्ट। इन दोनों को जो है वो देखने के लिए जो है वो हमारे पास में दो चीजें होती है, एक ब्रूट साउंड और एक जो है वो थ्रिल साउंड। तो ब्रूट साउंड और थ्रिल साउंड नहीं होता, ब्रूट एंड थ्रिल। ठीक है, ब्रूट साउंड एंड थ्रिल, ये दोनों जो है, ब्रूट जो है वो फिस्टुला में बेसिकली देखने को मिलती है, ये एक साउंड होती है और इसको ऑस्कल्टेट किया जा सकता है। ये जो है वो एक पैल्पेशन है, ग्राफ्ट में होती है और सिर्फ फील किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास में हीमोडायलिसिस की जो है वो नॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि किस तरीके से करते हैं, क्या क्या साइट करते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में हीमोडायलिसिस का नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, हीमोडायलिसिस में आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? ठीक है, अब दोस्तों कॉम्प्लिकेशन जो है वो हीमोडायलिसिस के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैं आपको एक ही लिख देता हूं, दैट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कॉम्प्लिकेशन होता है। एक कॉम्प्लिकेशन होता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म होता है, ऑफ कोर्स एयर एम्बोलिज्म होगा ही होगा। नेक्स्ट जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आपने साइट जो है वो सही तरीके से नहीं किया तो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि वहां पे पूरी साइट जो है वो बन सकती है। नेक्स्ट जो है वो इस्चीमिया हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो शॉक की कंडीशन हो सकती है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में किस में है? दैट इज हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन में। अब बात आती है कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। टोटल जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है हाइपोटेंशन। क्या है कि मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? ठीक है, हीमोडायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जो है वो पूछा गया है, दोनों को हम लेके आएंगे। पहली चीज, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस, दोनों का ही पूछते हैं। अगर पिछली बार एग्जाम में अगर आपको हीमोडायलिसिस पूछ लिया तो इस बार पेरिटोनियल डायलिसिस पूछेगा, और अगर पेरिटोनियल डायलिसिस पिछली बार पूछ लिया तो आपको हीमोडायलिसिस पूछेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो दोनों को लेके चलेंगे, छोड़ेंगे तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हीमोडायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में हाइपोटेंशन। क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में ब्लीडिंग। क्या हो गया? सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में ब्लीडिंग या ब्लड लॉस। ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है, ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछी जाती है कि जब हीमोडायलिसिस के लिए जाना होता है तो किसी पेशेंट को, जो देखो कितने घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को हम ले लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को जो है वो हीमोडायलिसिस के लिए जाना है तो कौन सी ड्रग्स जो है वो विथ होल्ड की जाती है? बहुत सारे लोगों को एक ही चीज में आती है कि एस्पिरिन होल्ड की जाती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है, लोगों को यही लगता है, लोग उसको सही करके आते हैं। दोस्तों, हीमोडायलिसिस में ये चीज नहीं चलेगी। हीमोडायलिसिस में हमारे पास में चलेगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है उसको होल्ड किया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या करती है? बीपी को कम करती है। क्लियर है? और हाइपोटेंशन इसका मेन कॉम्प्लिकेशन भी है, मतलब सोने पे सुहागा। ये तो आपने पेशेंट मरने के चांसेस में आपने उसको जो है वो साइनाइड और दे दिया, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये एक चीज ध्यान रखना, हाँ आपका सोचना बिल्कुल सही है कि जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम एस्पिरिन वगैरह या प्लेटलेट रिलेटेड जो भी मेडिसिन होता है वो नहीं देते हैं, या एंटीकोगुलेंट नहीं देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इस चीज से मैं एग्री भी करता हूं। हर डिजीज में ये चीज अप्लाई होती है, लेकिन हीमोडायलिसिस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। हीमोडायलिसिस में अगर आपसे पूछे कि कौन सी ड्रग्स को विथ होल्ड किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उनको होल्ड किया जाएगा, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऑलरेडी जो है वो बीपी को कम करती है, और मेन कॉम्प्लिकेशन भी हमारे पास में हाइपोटेंशन आ गया। क्लियर है? सेकंड अगर आपसे पूछे तो ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट एक डायलिसिस में जो है वो टोटल डायलाइजर में ब्लड रह जाता है, डायलाइजर को अप्रोक्सीमेटली जो है वो 300 to 500 जो है वो ब्लड का लॉस हो ही जाता है। 100 ml का जो है वो ब्लड का लॉस हो ही जाता है हर एक डायलिसिस में, अप्रोक्सीमेटली जो है वो इतना ब्लड लॉस जो है वो मान के चलते हैं।
तो ये चीज जो है वो आपको देखना। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात आए तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में, दैट इज हाइपोवोलेमिया। क्लियर है? ये चीज जो है हाइपोवोलेमिया या हाइपोटेंशन जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में हेमोडायलिसिस का। क्लियर हो गया? सारी क्लियर होगी। हेमोडायलिसिस के प्रोसीजर के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से परमानेंट साइट बनाई जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस। अब बात आती है पेरिटोनियल डायलिसिस। दोस्तों पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है कि हमें मेन चीज डायलिसिस के क्या था, डायलिसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डायलिसिस की डेफिनेशन थी हमारे पास में कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, डायलिसिस। अब हम पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा जो है वो उसको रिमूव करते हैं। पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा जो है वो इसको हम जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अब कैसे रिमूव करते हैं इसको ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज आती है कि पेरिटोनियल कैविटी का जो है वो उत्पादन या प्रोडक्शन, या हम कहें कि इसका डेवलपमेंट किससे होता है, तो ये मीजोडर्म से होता है। क्या होता है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिटोनियल का डेवलपमेंट किससे होता है, तो मीजोडर्म से होता है। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है कौन सी, पेरिटोनियल कैविटी। लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है, कहां प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। एब्डोमिनल कैविटी में जो है वो ये प्रेजेंट होती है। और नॉर्मल इसमें कितना फ्लूइड रहता है दोस्तों, 50 ml जो है वो इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब देखो होता क्या है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे ताकि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है? क्या क्या चीज होती है, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया पेरिटोनियल कैविटी। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा ब्लड इसके कांटेक्ट में रहता है, तो ब्लड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। पेरिटोनियल कैविटी से उस ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन होती है। अब सीरस मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इसमें विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है? कोई भी कैविटी प्रेजेंट होती है तो उसमें दो लेयर होती है, एक होते हैं विसरल पेरिटोनियल और एक होता है पैराइटल लेयर। अच्छा, दोनों को हम बात करते हैं। एक पैराइटल लेयर होती है, एक विसरल लेयर होती है। यह आप चाहे लंग्स में भी देख लो, चाहे हमारे हार्ट में भी देख लो, जहां कहीं पे भी कैविटी प्रेजेंट होते हैं वहां पे ये सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर आपने थोरेसिक पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने देखा होगा पैराइटल प्लूरल कैविटी एंड विसरल पेरिटल कैविटी, या विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी दो लेयर होती है, एक पैराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। ठीक है? एक विसरल लेयर होती है और एक पैराइटल लेयर होती है। इसके बीच में जो है वो फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड। और इसकी जो नॉर्मल हम बात करते हैं कि नॉर्मल इसकी वॉल्यूम कितनी होती है दोस्तों, तो नॉर्मल होती है इसकी 50 ml, 50 इसकी नॉर्मल वॉल्यूम होती है। अब होता क्या है, होने को क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डायलिसिस फ्लूइड जो है वो हम पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं। अब उसको उस पेरिटोनियल कैविटी में डालने के बाद जो है वो कुछ समय तक लिए रखते हैं और उसके बाद उस फ्लूइड को वापस बाहर निकाल दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो हमारे पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो कांटेक्ट में है। और पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या करती है, एज ए सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। क्या करती है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं। इसको भी आप इमेज के द्वारा जो है वो देख सकते हो। ये देख रहे हो आप, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो एक कैथेटर यहां पे जो है वो डाला जाता है और एब्डोमिनल वॉल से सीधा पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया जाता है। और ये जो है वो डायलिसिस सॉल्यूशन है। ठीक है? एक ब्लड है, सॉरी एक बैग है जिसमें क्या है, डायलाइजर या डायलिसिस सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को जो है वो पहले पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी में डालने के बाद में जो है वो काफी समय तक उसको पेरिटोनियल में जो है वो रखा जाता है। रखने के बाद में क्या होता है कि इसको दूसरे इसी टू वे कैथेटर होता है, इसके द्वारा इसको जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। जितने समय तक
जितने समय तक वो जो है वो फ्लूइड हमारे इस पेरिटोनियल कैविटी में रहता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ड्यूवेल टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों? ड्यूवेल टाइम। जैसे मान लीजिए वहां से आपने जो है वो फ्लूइड डाला और वो फ्लूइड जो है वो यहां तक जो है वो रखता है, बेसिकली 2 to 3 आवर्स तक जो है वो रहता है। ठीक है, 2 to 3 आवर्स तक जो है वो इसके अंदर रहता है। अगर एग्जैक्ट देखें तो ये हो जाता है हमारे पास में 8 आवर्स, मैक्सिमम जो है वो 8 आवर्स तक भी रख सकते हैं। नॉर्मल 2 to 3 आवर्स जो है वो इसमें फ्लूइड रखा जाता है। यानी कि ये जो डायलिसिस सॉल्यूशन है वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में हमने डाला, डालने के बाद में जो है वो 2 से 3 घंटे तक जो है वो रखा जाता है और उसके बाद में वापस निकाल लिया जाता है। मैक्सिमम जो है वो 8 घंटे तक इसमें हम ड्यूवेल टाइम रख सकते हैं। ड्यूवेल टाइम क्या होता है? ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूवेल टाइम क्या होता है। दोस्तों ड्यूवेल टाइम होता है कि फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी में कितनी देर तक अंदर है, उसको हम बोलते हैं ड्यूवेल टाइम। और दोस्तों ये कितना डाला जाता है? अगर हम फ्लूइड की बात करें कि कितना डाला जाता है, तो दोस्तों 1 to 2 लीटर फ्लूइड जो है वो एक बार में डाला जाता है और 10 to 20 मिनट्स के दौरान हम डाल सकते हैं। यानी कि इतना तो हम वॉल्यूम डालते हैं और इतने टाइम तक हम जो है वो डाल सकते हैं। यानी कि डालने का प्रोसीजर से, ठीक है, 1 to 2 लीटर डाला जाता है और 10 से 20 सेकंड के अंदर इसको हम डाल सकते हैं। प्रोसीजर को समझिए ध्यान से, मोटा मोटा मैंने चीज बता दी आपको। क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर? पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि हम पेरिटोनियल कैविटी को जो है वो चूज करते हैं। अब पेरिटोनियल को क्यों किया, थोरेसिक को क्यों नहीं? पहली चीज दोस्तों, थोरेसिक बहुत स्मॉल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज, इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। वाइटल ऑर्गन सबसे ज्यादा इसमें सैचुरेटेड होते हैं और रिब्स होती है, जिसकी वजह से इसमें कैथेटर लगाने में मुश्किल होती है। सबसे ईजी जो है वो हमारे पास में जो है वो पेरिटोनियल कैविटी ही होती है। क्लियर है? लार्जेस्ट हो गई और इजी वे में असेसेबल होगी। सबसे पहले डायलिसिस सॉल्यूशन जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं। डालने के लिए मैंने आपको बताया था कितना लगता है, 1 to 2 लीटर तक डाल सकते हैं और डालने में कितना समय लगता है, 10 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो हम इस फ्लूइड को पूरे को डाल देते हैं हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। क्लियर है? उसके बाद में यहां तक जो है वो अब पेरिटोनियल कैविटी में ये फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, रखते हैं ताकि वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाए फ्लूइड के अंदर, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड का वो सारा इसके अंदर आ जाए। उसके बाद जितने टाइम तक जो है वो फ्लूइड अंदर रहता है उसको बोलते हैं ड्यूवेल टाइम। क्या बोलते हैं? ड्यूवेल टाइम बोलते हैं, जितनी देर में फ्लूइड रहा। उसके बाद में जो है वो कितने, तो ये चीज हो गई हमारे पास में ड्यूवेल टाइम। ड्यूवेल टाइम आपको हो गया, कितना होता है दोस्तों? नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2 to 3 आवर्स होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 आवर्स हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद आता है कि जो यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया गया था उसकी साइट क्या है। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा गया है कि जो कैथेटर पेरिटोनियल कैविटी में डाला गया वो कहाँ पे डाला जाए। तो दोस्तों ये डाला जाता है बिलो द अम्बिलिकस। कहाँ डाला जाता है? बिलो द अम्बिलिकस। और बिलो द अम्बिलिकस में भी कितना नीचे दोस्तों, 3 to 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास में अम्बिलिकस है, जो नाभि है, उससे 3 से 5 सेंटीमीटर जो है वो नीचे इसको जो है वो कैथेटर को लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में इसके कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों पेरिटोनियल से रिलेटेड भी एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो आता है पेरिटोनाइटिस। सबसे ज्यादा जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है इसका पेरिटोनाइटिस, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर हम बात करें तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, पेरिटोनाइटिस। अगर हेमोडायलिसिस की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारे पास में दैट इज हाइपोटेंशन। इसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इसके अलावा आ सकता है हमारे पास में लीकेज ऑफ फ्लूइड, जो हमारे पास में फ्लूइड है उसका लीकेज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग किस लिए? जहां पे हमने जो है वो फिस्टुला लगाया वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। और लास्ट इसका मेन चीज आती रहती है दैट इज हर्निया। हर्निया क्या होता है दोस्तों? हर्निया होता है डिस्प्लेसमेंट या प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गन का अपनी जगह से जो है वो हट जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? दैट इज हर्निया कहलाता है। अब वो क्यों हटता है? यहां पे आपने देखा कि यहां पे पेरिटोनियल कैविटी में जब फ्लूइड भरते हैं
तो उससे एक प्रेशर अराइज होता है। उस प्रेशर अराइज होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे जो है वो प्रेशर बनेगा, तो दूसरे ऑर्गन पे जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो ऑर्गन जो है वो अपनी जगह से हट सकते हैं। तो इसके कारण ये चीजें जो है वो हमारे पास में क्या हो गई, हर्निया के रीजन हो सकता है। तो ये इसके जो है मेन कॉम्प्लिकेशन है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में पेरिटोनाइटिस। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइप, और फिर दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, और लास्ट में हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप के बारे में। अगर हम बात करें तो दोस्तों टाइप में हम देखें, बेसिकली जो है वो कई बुक्स में इसको अलग अलग भी दिया गया है, और कई बुक्स में जो है वो इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया। सबसे अच्छा याद करने का जो है वो हमारे पास में 2 टाइप है। पहला आता है इसमें CAPD और दूसरा आता है APD। अब क्या होता है CAPD? CAPD होता है दोस्तों कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, PD में डायरेक्ट पेरिटोनियल डायलिसिस को PD लिख रहा हूं। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आदमी कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है ना, यानी कि आदमी चलता है फिरता, अपना जो भी काम करता है, उसको पढ़ना है, लिखना है, लैपटॉप पे काम करना है, वो सारे के सारे वो काम करता रहता है। उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, और ये 24 आवर्स जो है वो चलता रहता है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं कि 24 आवर्स अपना जो भी काम करो उसमें ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में APD। APD होता है दोस्तों ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, एक साइकिल बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा सेट कर दिया जाता है कि कब तो डायलाइजर अंदर जाएगा, कब डायलाइजर फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा, इस तरीके से। तो इसमें 3 चीजें हैं। पहला है कंटिन्यूअस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक साइकिल के हिसाब से जो है वो डायलिसिस होता है। जैसे नाइट टाइम में 1 हो गया और डे टाइम पे जो है वो 3 साइकिल हो गए, टोटल पर डे में जो है वो 4 साइकिल हो गए। तो एक पर्टिकुलर साइकिल के हिसाब से जो है वो डायलिसिस चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं CPD। नेक्स्ट आता है हमारे पास में IPD। IPD आता है दोस्तों दैट इज इंटरवल पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो है वो इंटरवल रखा जाता है, उस हिसाब से जो है वो डायलिसिस होता है। और लास्ट आता है नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट के हिसाब से जो है वो डायलिसिस होता है। काफी ज्यादा इजी क्लासिफिकेशन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा। क्लियर है दोस्तों। इसमें अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इसमें इसकी फुल फॉर्म के बारे में, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म भी बहुत इजी है भाई। PD का तो आपको पता है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसका हो गया कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी, इसका हो गया कंटिन्यूअसली साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस। ये चीज क्लियर होगी। अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या है, दोनों में डिफरेंस। तो दोस्तों अब बात आ जाती है हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या डिफरेंस है, यहां पे हम ले लेते हैं हीमोडायलिसिस, और यहां पे आ जाता हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस। अब देखो क्या क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज आ जाती है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसका, ब्लड का। पहली चीज डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड। इसमें डायरेक्ट जो है वो ब्लड का कांटेक्ट होता है। इसमें जो है वो कोई भी ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। आपको पता है कि वहां पे सीरस मेम्ब्रेन में या पेरिटोनियल कैविटी में आता है, उसके बाद यहां से जो है वो दैट इज होता है। नेक्स्ट आ जाता है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दोस्तों हमें हेल्थ केयर सेटअप चाहिए, जबकि इसमें जो है वो हमारे पास में कोई हेल्थ केयर सेटअप नहीं चाहिए, ये हम घर पे भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये जो है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, इसमें आ जाता है हमारे पास में कि ये जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, और ये जो है वो इकोनॉमिकली होता है। आपको पता ही है कि कुछ लग ही नहीं रहा है, सीधा सीधा जो है वो घर पे इसको आराम से
कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि डायरेक्ट जो है वो ब्लड से हमें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, और ये जो है वो लेस इफेक्टिव होता है। लेस इफेक्टिव ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट ब्लड में जो है वो हम कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेरिटोनियल डायलिसिस या पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू जो है वो निकाल रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें नीड एंटीकोगुलेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेंट की हमें जो है वो जरूरत होती है, जैसे कि हेपेरिन वगैरह की। इसमें हमें किसी भी तरीके की जो है नो नीड ऑफ एंटीकोगुलेंट, किसी भी प्रकार के एंटीकोगुलेंट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बेसिकली जो है वो मोटा मोटा, इसका मेन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन आता है हमारे पास में हाइपोवोलेमिया या हाइपोटेंशन, और इसका मेन कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास में पेरिटोनाइटिस। क्लियर है। तो ये सारा जो मैंने आपको जो है वो डिफरेंशिएट बता दिया है। क्लियर है। मुझे नहीं लगता इसके बाद में जो है वो कोई डाउट रहेगा। वन बाय वन करके जो है वो हम इसको समरी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसमें जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन, या हम कहें कि इस पूरे टॉपिक को जो है वो हम खत्म करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया था यहाँ पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये था, सबसे पहले हमने जो है वो इंट्रोडक्शन लिया था। अब देखो वन बाय वन आप मेरे जो है वो साथ चलिए, ताकि इस टॉपिक को जो है वो जल्दी से खत्म करके नेक्स्ट इसके एमसीक्यू देखें। तो दोस्तों स्टार्ट क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि सबसे पहले कि हीमोडायलिसिस या डायलिसिस जो है वो क्यों किया जाता है। डायलिसिस किया जाता है ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन होता है, पोटेशियम होता है। इन सबको जो है वो बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, डायलिसिस कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद था हमारे पास में इंडिकेशन, कि किस कंडीशन में हम जो है वो डायलिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिकेशन था हमारे पास में, इंडिकेशन था सबसे पहला हमारे पास में इंडिकेशन था एक्यूट किडनी डिजीज, दूसरा था क्रोनिक किडनी डिजीज, तीसरा था एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, चौथा था हमारे पास में पॉइजनिंग। इन कंडीशन में हम जो है वो क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में टाइप की अगर हम बात करें तो दो मेथड थे या दो टाइप थे, कौन कौन से थे, हीमोडायलिसिस और दूसरा था पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हमने हीमोडायलिसिस को जो है वो डिस्कस किया था, इसमें इसका प्रोसीजर देखा था और इसके कॉम्प्लिकेशन देखे थे। देख लेते हैं हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड से जो है वो हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको इमेज के द्वारा भी जो है वो सारी चीज बताई थी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है हमारे पास में हीमोडायलिसिस की। क्या था, सबसे पहले जो है ब्लड को यहां से लिया जाता है, देन ये यहाँ पे हमारे पास में ब्लड पंप आता है जो कि किस में भेजता है, डायलाइजर में भेजता है। डायलाइजर में जो है वो हमारे पास में इधर से जो है वो डायलाइजर फ्लूइड आता है और इधर से डायलाइजर फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पे तीन प्रोसेस होती है, कौन कौन सी होती है, ऑस्मोसिस होता है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में डिफ्यूजन होता है, एंड उसके बाद जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसके द्वारा ब्लड जो है वो फिल्टर होके जो है वो वापस यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे एक जो है वो हिपेरिन के लिए लगाया जाता है, एंटीकोगुलेंट लगाया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके, और यहाँ पे जो है वो एयर फिल्टर लगाया जाता है ताकि कोई भी एयर जो है वो हमारे ब्लड में न जा सके। क्लियर है दोस्तों। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बताया था। डायलिसिस क्या होता है वो मैंने बताया था कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना डायलिसिस होता है। डायलाइजर क्या होता है, जो मशीन जिससे ब्लड का जो है वो फिल्टर होता है उसको डायलाइजर कहते हैं, और जिस फ्लूइड जिसके द्वारा जो है वो फिल्टर किया जाता है उसको डायस्टेल फ्लूइड जो है वो बोला जाता है। अच्छा, एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डायलिसिस के बाद बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे डायलाइजर के मशीन के द्वारा जब ब्लड बाहर निकलता है तो मशीन की हीट की वजह से हमारे पास में ब्लड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और डायलिसिस के दौरान आपको पता होना चाहिए कि वाइटल्स चेक करते हैं, और वाइटल्स में भी जो है वो क्या चेक करते हैं दोस्तों, बीपी करते हैं, और बीपी जो है वो कितना करते हैं दोस्तों, 15 मिनट्स पर मिनट जो है वो करते हैं। हर 15 मिनट्स पे जो है वो बीपी चेक करते हैं। अच्छा, और डायलिसिस से पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डायलिसिस से पहले भी जो है वो वेट चेक किया जाता है, और डायलिसिस के बाद भी जो है वो वेट चेक किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। ये था हमारे पास में दैट इज हीमोडायलिसिस।
उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोसीजर थे वो सारी चीज कर दी। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन मैंने बात बताया था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, बाकी तो ब्लीडिंग, शॉक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की थी हमने। लेकिन इसमें हमारे पास मेन चीज थी हमारे पास में, दैट इज वो थे हमारे पास में हाइपोटेंशन। एयर एम्बोलिज्म था, इन्फेक्शन था, ब्लीडिंग था, इस्चेमिया था। और कौन सी ड्रग्स को होल्ड किया जाता है, तो दोस्तों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को जो है वो होल्ड किया जाता है। एक दो बार के लिए हम डायरेक्ट सबक्लेवियल वेन और फीमोरल वेन को ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर परमानेंटली असेस बनाना है या परमानेंटली पोर्टल बनाना है तो दो चीजें मैंने बताई थी, एक फिस्टुला बताया था और एक जो है वो ग्राफ्ट बताया था। ये मैंने फिस्टुला के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया था। आर्टरी वेन को जोड़ दिया वो फिस्टुला और उनके बीच में एक ट्यूबिंग कर दी, दैट इज ग्राफ्ट। दोनों के बारे में बताने के बाद में जो है वो मैंने आपको जो है वो ब्रूट एंड थ्रिल के बारे में बताया था। ब्रूट क्या होती है और थ्रिल क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में जो है वो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि नॉर्मल कब होती है और क्या क्या चीजें कौन सी सेंसेशन में होती है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में हमने पेरिटोनियल डायलिसिस को लिया था। पेरिटोनियल डायलिसिस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्लूइड को जो है वो अंदर डाला जाता है और कितने समय के लिए बाहर निकाला जाता है। ये सारी चीज कंप्लीट करने के बाद इसके कॉम्प्लिकेशन और इसके टाइप के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में की पॉइंट। की पॉइंट या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। की पॉइंट दोस्तों, की पॉइंट जो है वो इसमें बहुत सारे आते हैं, वन बाय वन करके जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आप बताएंगे। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास में की पॉइंट में कि जब भी हीमोडायलिसिस होता है तो एवरी 15 मिनट से जो है वो हम वाइटल्स चेक करते हैं। एवरी 15 मिनट से जो है वो वाइटल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास में हीमोडायलिसिस में हम जो है वो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट के रूप में लेते हैं। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट के रूप में लेंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है इसमें हमारे पास में की पॉइंट में, हीमोडायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। पेरिटोनियल डायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस ये मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद क्वेश्चन बनता है एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला मैंने बताया था आर्टरी और वेन को जोड़ के जो बना दिया जाता है उसको बोलते हैं दैट इज फिस्टुला। नेक्स्ट पूछा जाता है हमारे पास में एवी ग्राफ्टिंग। एवी ग्राफ्टिंग में बताया था कि बीच में जो है वो आर्टरी प्लस वेन के बीच में जो है वो एक ट्यूब लगा दी जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है ब्रूट साउंड के बारे में। ब्रूट साउंड। ब्रूट साउंड मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि फिस्टुला के अंदर दोनों के बीच में जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम ऑस्कल्टेट करके भी सुन सकते हैं, उसको ब्रूट साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट बोला था थ्रिल। थ्रिल के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। थ्रिल क्या होती है, पैल्पेशन होता है, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता था हमारे पास में डायलिसिस से, वो पूछा जाता है दोस्तों ड्यूअल टाइम क्या होता है। तो ड्यूअल टाइम मैंने आपको बता दिया था कि जितनी देर तक जो है वो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में रहता है उसको बोलते हैं ड्यूअल टाइम। क्लियर है। उसके बाद कैथेटर कहाँ इंसर्ट किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है अम्बिलिकस से नीचे। अम्बिलिकस से जो है वो नीचे किया जाता है। कितना नीचे, 3 to 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास अम्बिलिकस से नीचे जो है वो किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो भी फिस्टुला या ग्राफ्ट बनाते हैं उससे कभी भी जो है वो बीपी, पल्स या कभी भी जो है वो कैनुलेशन के लिए प्रेफर नहीं करते हैं या कैनुलेशन नहीं लगाते हैं। नॉन डोमिनेंट साइड में जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मैंने बताई थी। इतने सारे क्वेश्चन, और दोस्तों आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देख लीजिए, हर बार जो है वो क्वेश्चन आता है। इसमें भी आता है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, इसमें ये भी आता है कि कौन सा ड्रॉवर में रखा जाता है। ठीक है, तो प्रोटामिन सल्फेट जो है वो ड्रॉवर में रखा जाता है। हर एक लाइन से जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखाई है, वैसे तो व्हाइट बोर्ड है, इस पे जो जो चीज लिखाई है दोस्तों, इससे सारे से प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो सोच लीजिए दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट जो है वो ये हमारे पास में टॉपिक हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसको आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। अभी हम जो है वो इसमें लास्ट एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो एमसीक्यू 1 बाय 1 करके करेंगे। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप चुटकियों में जो है वो इसके सारे एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहला एमसीक्यू, व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है।
आपको पता है पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? पेरिटोनियल डायलिसिस। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, चलो करते हैं। ए टाइप ऑफ डायलिसिस दैट यूज मशीन टू फिल्ट्रेट द ब्लड, यानी कि ये एक प्रकार का डायलिसिस है जिसमें मशीन का यूज किया जाता है फिल्टर के लिए। जी नहीं दोस्तों, मशीन का यूज किया जाता है हीमोडायलिसिस के लिए, न कि पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। चलो ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ डायलिसिस दैट यूजेज द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इन द एब्डोमेन टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये सही है कि ए टाइप ऑफ डायलिसिस है दैट यूज द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन टू एब्डोमेन टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। यस, यानी कि हम जो है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को जो है वो यूज में लेते हैं ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। जी नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को बाहर नहीं निकाला जाता। नेक्स्ट, ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट पेरिटोनियल इन्फेक्शन, यानी कि पेरिटोनियल इन्फेक्शन को जो मेडिसिन, पेरिटोनियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। जी नहीं दोस्तों, उसको नहीं बोलते हैं। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा हमारे पास में बी, कि वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हम जो हो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का सहारा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is about peritoneal dialysis, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में जो है वो ट्रू है, या कौन सी चीज जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में ट्रू है। अब आपको पता है पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। हम इन चारों में से वो चीज छांटेंगे या वो चीज चूज करनी है जो ट्रू है, पेरिटोनियल डायलिसिस से रिलेटेड जो है वो ट्रू है। पहला है, इट रिक्वायर्ड ए परमानेंट एक्सेस साइट सच एज एट्रियोवेनस फिस्टुला, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए हमें एक परमानेंट साइट बनानी पड़ती है जैसे कि एट्रियोवेनस फिस्टुला। तो ये सही है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। हीमोडायलिसिस के लिए हमें जो है वो एट्रियोवेनस साइट जो है वो बनानी पड़ती है। सेकेंड है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन डायलिसिस सेंटर, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हमें जो है वो एक डायलिसिस सेंटर की जरूरत होती है। जी नहीं दोस्तों, डायलिसिस सेंटर की जरूरत जो है वो हीमोडायलिसिस में होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस को तो हम घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी डन एट होम बाय द पेशेंट एंड देयर केयर गिवर, यानी कि इसको पेरिटोनियल डायलिसिस को हम घर पे कर सकते हैं, पेशेंट खुद से भी कर सकता है या उसका कोई साथी भी कर सकता है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, पेरिटोनियल डायलिसिस को हम घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज प्रेफर्ड मेथड्स फॉर डायलिसिस मोस्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि ये सबसे प्रेफर्ड होता है। जी नहीं दोस्तों, सबसे प्रेफर्ड नहीं होता है, ये एक तरीके से जो है वो हमें काम चला हुआ है, या हम कह सकते हैं कि इनिशियली स्टेज में हम जो है वो काम में ले सकते हैं। प्रेफर्ड तो जो है वो हीमोडायलिसिस ही होता है। तो आंसर जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द डायलिसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस इन द पेरिटोनियल कैविटी ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, यानी कि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इंट्रोड्यूस यानी कि डाला जाता है पेरिटोनियल कैविटी ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान जो पेरिटोनियल फ्लूइड डाला जाता है वो किस तरीके से और कैसे डाला जाता है उसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है थ्रू एन इंट्रावीनस कैथेटर इंसर्टेड इन द वेन, यानी कि वेन के अंदर जो है वो कैथेटर डाल के उस तरीके से डाला जाता है। जी नहीं दोस्तों, इसमें नहीं डाला जाता, इसमें डायरेक्ट कैथेटर जो है पेरिटोनियल कैविटी में ही डाला जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है थ्रू एन सर्जिकल क्रिएटेड कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन, यानी कि एक सर्जिकल साइट जो है वो कनेक्ट की जाती है किसके अंदर, आर्टरी और वेन के अंदर। ऐसा होता है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, वो तो फिस्टुला हो गया या ग्राफ्ट हो गया, जो कि इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रू ए कैथेटर प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एक कैथेटर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। जी दोस्तों, राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, थ्रू ए ट्यूब इंसर्टेड इनटू द यूरिथ्रा, यानी कि यूरिथ्रा के अंदर जो है वो ट्यूब डाल के जो है वो डायलिसिस किया जाता है। जी नहीं दोस्तों, यूरिथ्रा के अंदर जो है वो कैथेटर डाला जाता है, न कि पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर है? लास्ट आंसर आ गया हमारे पास में सी।
आंसर आ गया सी। अच्छा, तेज तो नहीं चल रहे दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए तेज चल रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा इजी है और वैसे भी आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। चलो कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं और थोड़ा स्लो चल लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इन पेरिटोनियल डायलिसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है इन पेरिटोनियल डायलिसिस। अब देखो, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का फंक्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें यहां पे क्या पूछा है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। तो आपको पता है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या फंक्शन होता है। एज ए सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन काम करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से लेके पेरिटोनियल कैविटी में लाती है ताकि बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जा सके। चलो, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम से वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है। दोस्तों, ब्लड स्ट्रीम से नहीं निकालती है, डायरेक्ट किससे निकालती है? पेरिटोनियल कैविटी से। तो ये तो ना, इट फिल्ट्रेट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये जो है वो एक्सेस फ्लूइड को जो है बाहर निकालती है। जी नहीं, ये भी प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट, इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द डायलिसिस फ्लूइड। यस, ये एक तरीके से सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिससे जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको और जो एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ये रेड ब्लड सेल्स करती है, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पेरिटोनियल कैविटी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। जी नहीं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करती है। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद पेरिटोनियल डायलिसिस। मैंने आपको कई बार कहा था पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस दोनों के कॉम्प्लिकेशन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नाम आपको याद रह जाएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस। और हीमोडायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपोटेंशन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्लड क्लॉट, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, यस राइट आंसर इज द पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट किडनी स्टोन, जी नहीं दोस्तों। हाइपरटेंशन, जी नहीं दोस्तों, हाइपरटेंशन को तो प्रिवेंट करता है, रोकता है। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी। काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ ऑफन इज पेरिटोनियल डायलिसिस टिपिकली परफॉर्म्ड है, यानी कि बेसिकली जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो कब परफॉर्म्ड किया जाता है। पहला है वंस इन ए वीक, जी नहीं दोस्तों, वंस इन ए वीक नहीं होता। 3 टाइम्स इन ए वीक, 3 टाइम्स इन वीक भी नहीं होता। 3 टाइम्स ए वीक जो है वो हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस होता है, न कि पेरिटोनियल डायलिसिस है। क्योंकि अगर 3 टाइम्स या वंस इन ए वीक करेंगे तब तक तो फिल्टर होगा ही नहीं। नेक्स्ट है एवरी अदर डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट डेली, यस डेली जो है वो राइट है। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा जो है वो इतना वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं किया जाता, इसलिए डेली ही किया जाता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए प्राइमरी इंडिकेशन क्या है? ठीक है, प्राइमरी इंडिकेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट ऐसा इंडिकेशन क्या है कि जिसमें हमें हीमोडायलिसिस तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि वो लास्ट रास्ता कि अब हमें ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। जैसे ड्यूटी जाना है तो अब हमने देख लिया कि ऑफ भी नहीं लगेगा, सीएल भी नहीं लगेगा, फाइनल हमें ड्यूटी जाना ही होता है, तो वो हो गया हमारे पास में प्राइमरी। तो प्राइमरी इंडिकेशन क्या होगा हीमोडायलिसिस का? तो दोस्तों प्राइमरी इंडिकेशन होता है कि जब किडनी पूरी तरीके से जो है वो फेल हो जाती है, CKD, तब हमें हीमोडायलिसिस करना ही करना है। चलो इन चारों में छांट लेते हैं। पहला है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। दोस्तों अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में जो हो हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अनकंट्रोल्ड हीमोडायलिसिस, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी इंडिकेशन नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, उसको मेडिकेशन देंगे, डायूरेटिक देंगे। जब किसी भी तरीके से लास्ट अगर नहीं होगा तो हम हीमोडायलिसिस पे जाएंगे, लेकिन ये प्राइमरी इंडिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास में हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट आया और आपने उसको डायलिसिस एडवाइस कर दिया। हाँ,
अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा या सारे रास्ते हमने यूज करके देख लिए उसके बाद हम कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, क्रोनिक किडनी डिजीज, यस राइट आंसर इज द क्रोनिक किडनी डिजीज। लास्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जी नहीं दोस्तों। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जी नहीं दोस्तों। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा हमारे पास में बी, दैट इज क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि कंप्लीटली अगर किडनी डैमेज हो जाएगी तब। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज इफेक्टिवली रिमूव्ड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के दौरान इफेक्टिवली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज तो बहुत सारे रिमूव होते हैं, लेकिन कौन सा जो है वो इफेक्टिवली रिमूव होता है, या हम कह सकते हैं कि उसको तो रिमूव होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि यूरिक एसिड रिमूव होता है, यूरिया रिमूव होता है, पोटेशियम रिमूव होता है, क्रिएटिनिन रिमूव होता है, लेकिन सबसे मोस्ट इफेक्टिव या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो होता है हमारे पास में क्रिएटिनिन। क्योंकि अगर क्रिएटिनिन ही बाहर नहीं निकलेगा या क्रिएटिनिन ही लेवल डिसाइड करता है, क्रिएटिनिन लेवल अगर ज्यादा है तो हम इमीडिएटली जो हो हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इफेक्टिवली रिमूव्ड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के दौरान कौन सा सब्सटेंसेज जो है वो इफेक्टिवली रिमूव्ड होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी रिमूव होती है? जी नहीं दोस्तों। अगर आरबीसी रिमूव होगी तो आदमी मर ही जाएगा। अगर डायलिसिस के दौरान ही अगर आरबीसी रिमूव होगी तो आदमी मर जाएगा, तो ये तो चीज नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है प्लेटलेट। जी नहीं दोस्तों, प्लेटलेट भी रिमूव नहीं होती है। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन, यस राइट आंसर इज द क्रिएटिनिन। नेक्स्ट एल्बुमिन, दोस्तों एल्बुमिन भी रिमूव नहीं होता है। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस इज टिपिकली परफॉर्म थ्रू विच असेस साइट। ठीक है ना, बेसिकली जो है वो कौन सी साइट से, यहां पे क्या बोला है? हीमोडायलिसिस इज टिपिकली परफॉर्म थ्रू विच असेस साइट। कौन से साइट से जो है वो हम हीमोडायलिसिस के लिए जो है वो यूज में ले सकते हैं? पहला है हमारे पास में सबक्लेवियन वेन ले सकते हैं, लेकिन और देख लेते हैं क्या पता बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। नेक्स्ट ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी जी नहीं दोस्तों। रेडियल आर्टरी जी नहीं दोस्तों। एट्रियोवेनस फिस्टुला, यस सबसे अच्छा ही। ग्राफ्ट और फिस्टुला दे दिया है तो उससे अच्छी साइट कुछ हो ही नहीं सकती। क्लियर है? अगर ये दिया हुआ नहीं आता, अगर ये एट्रियोवेनस फिस्टुला की जगह कोई और ऑप्शन दिया था या नन ऑफ दीज आता तो ऑप्शन जाता सबक्लेवियन वेन, लेकिन यहाँ पे एट्रियोवेनस फिस्टुला दिया हुआ है तो ये आंसर जो है वो राइट जाएगा। क्लियर है? बाकी ए बी सी तीनों जो है वो रॉन्ग है। आंसर क्या गया दोस्तों? आंसर गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के दौरान कौन सा जो है वो पैरामीटर्स हम जो है वो अच्छे तरीके से या उसको मेन ध्यान में रख के जो है वो मॉनिटर्ड करते हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि बेसिकली हीमोडायलिसिस के अंदर दो ही तो चीजें देखी जाती है। एक तो होता है वाइटल साइन, वाइटल साइन, और वाइटल साइन में भी कौन सा होता है दोस्तों? वाइटल साइन में भी कौन सा होता है? ब्लड प्रेशर। और दूसरी चीज होती है वेट। लेकिन वेट का एक चीज है दोस्तों, वेट कब किया जाता है? वेट किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर्स। ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपको काफी हद तक जो है वो घुमा सकता है। क्वेश्चन आपको काफी हद तक जो है वो घुमा सकता है। बिफोर एंड आफ्टर। अब देखो ध्यान से, मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि हीमोडायलिसिस के अंदर कौन सी चीज जो है वो सबसे या कौन सा पैरामीटर इफेक्टिव होता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर पूछे तो आएगा दोस्तों वेट। लेकिन आपसे पूछे कि कौन सा पैरामीटर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर्ड किया जाता है कब? ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो दोस्तों ड्यूरिंग द प्रोसीजर किया जाता है ब्लड प्रेशर, और वो कब करते हैं? एवरी 15 मिनट्स जो है वो हम चेक करते हैं। हर 15 मिनट से जो है वो हम चेक करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपसे ये पूछे पैरामीटर कि बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर्स, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर आपको कौन सा पैरामीटर्स जो है वो देखना है, तो वो हो गया हमारे पास में वेट। लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यहाँ क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग पूछा है। ड्यूरिंग में कौन सा आएगा दोस्तों? ब्लड प्रेशर। और इसका अगर टाइम भी देखा जाए तो वो कितना होता है? एवरी 15 मिनट्स। ध्यान रखना। चलो ऑप्शन देते हैं।
पहला ऑप्शन ब्लड प्रेशर, यस पहला ऑप्शन ही हमारे पास में राइट है। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जी नहीं दोस्तों। रेस्पिरेटरी रेट, जी नहीं दोस्तों। पल्स रेट, जी नहीं दोस्तों। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा ब्लड प्रेशर, दैट इज ए ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस इज टिपिकली परफॉर्म्ड फॉर हाउ मेनी आवर्स पर सेशन। यानी सीधे शब्दों में पूछा गया है कि एक हीमोडायलिसिस के दौरान या पर सेशन के दौरान जो है वो कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको पहले ही चीज बताई थी, जब मैंने आपको हीमोडायलिसिस बताया था उसमें बताया था मैंने आपको 2 to 4 आवर्स जो है वो एक हीमोडायलिसिस के दौरान जो है वो हमें इतना टाइम लगता है। क्वेश्चन क्या है? हीमोडायलिसिस इज टिपिकली परफॉर्म्ड फॉर हाउ मेनी आवर्स पर सेशन। एक सेशन में या एक हीमोडायलिसिस के सेशन में कितना टाइम लगता है? तो पहला ऑप्शन है 2 to 4 आवर्स, जी दोस्तों राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट 6 to 8 आवर्स, ये बहुत डिले हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। 12 to 14 आवर्स, ये भी बहुत लेट है। 14 to 28 आवर्स, ये तो सबसे ज्यादा लेट है। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा ए। ए आंसर जो है वो राइट है। तो दोस्तों आज की टीएनसी एक्सप्रेस में हमने जो है वो टॉपिक लिया है, वो लिया था हमारे पास में दैट इज डायलिसिस। और उस डायलिसिस के बारे में जो है वो हमने आपको पूरी डिटेल से जो है वो पढ़ा दिया दोस्तों बहुत सारे आपको चैनल भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे भी कहेंगे। हमें वो चीज नहीं, हम क्वालिटी देना चाहते हैं, ठीक है। क्वालिटी जहां पे होगी स्टूडेंट आपसे ऑटोमेटिक जो है वो जुड़ेगा। उसके भविष्य चिल्ला के चीखने से ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब पे हम देखते हैं, मैं भी देखता हूं कई बार, चिल्ला के दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, माय डियर फ्यूचर्स। इन सब चीजों से कहीं अच्छा है कि आप कंटेंट दो, बिल्कुल जो है वो शालीनता के साथ आप कंटेंट दीजिए। आप स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर करिए, आप उनका भविष्य बना रहे हैं, आप उनको डरा नहीं रहे, ठीक है। आपके चिल्लाने, अगर चिल्लाने से कोई चीज सही होती है तो दोस्तों नुक्कड़ चौराहे पे बहुत चिल्लाने वाले आपको मिलेंगे, बस पे सामान बेचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर चिल्लाने से ही कोई चीज सही होती है तो कोई भी चिल्ला सकता है। बात तो चीज ये होती है कि आपको बड़ी शालीनता के साथ कोई चीज बता दी जाए तो वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके साथ में मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्लास रही, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मेरे पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा, बॉटम ऑफ द हार्ट से आप बताइए दोस्तों। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी लाखों स्टूडेंटों को जो है वो ये चीज पहुंचती है। कई को स्टूडेंट कम होता है, कईयों का ज्यादा होता है, हमें सबको ध्यान में रखना। आपके जब कमेंट आएंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि हाँ, हम जो मेथड्स अपना रहे हैं या जो हमने टीचिंग वे बना रखा है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और खास तौर से टीचिंग मेथड का, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको आप कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना न करना वो आपकी बात है, आपको लगता है कि इसमें कंटेंट है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आप उसमें जो है वो कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, नर्सिंग फील्ड में कोई सा भी टॉपिक हो, आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए। हम नेक्स्ट जो है, अगर आपकी वोट या हम कहें कि आपके ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में वही टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।